हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्प्रिंग बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेक्यूजल ऑफ जजेस। इस विषय पर एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था, टाइटल था व्हाई डू जजेस रेक्यूज देमसेल्व्स एंड हाउ। तो जजेस अपने आप को रेक्यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्यूजल ऑफ जजेस होता क्या है। इसके फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों हम डिस्कशन कर रहे हैं इस विषय पर। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो इसके पीछे काम करते हैं, क्या कारण होते हैं रेक्यूजल के, और ये पता होना चाहिए कि भारत के जुरिस्डिक्शन में इसको लेकर क्या प्रावधान है, फॉरेन जुरिस्डिक्शन में इसको लेकर क्या प्रावधान है, रेक्यूजल ऑफ जजेस को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, और साथ में इसका वे फॉरवर्ड क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इसका क्वेश्चन बन सकता है, पॉलिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है रेक्यूजल ऑफ जजेस की डेफिनेशन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला देकर इसको समझाएं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले समझा दूँ आपको कि रेक्यूजल ऑफ जजेस होता क्या है। तो ये एक जज के द्वारा किसी भी केस से पीछे हटने का प्रोसेस है। कोई भी जज किसी केस की सुनवाई कर रहा है, कोई भी जज डिसीजन देने वाला है किसी भी केस में, उससे अपने आप को दूर कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने इस पर हियरिंग की या इस पर कुछ डिसीजन दिया तो मेरे पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि मैं पक्षपात मैंने किया है, बायस्ड हूँ मैं। इससे बचने के लिए जज अपने आप को दूर कर लेते हैं। कई बार जज अपने आप को खुद से दूर करते हैं, कई बार कोई पार्टी सामने वाली कह देती है कि भाई आप इसमें बायस तरीके से इस केस को डील कर रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के दबाव के चलते जज हट जाए या जज खुद के विवेक से पीछे हट जाए। तो एक प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में समझें कि जज का किसी केस से पीछे हटने का जो प्रोसेस है वही कहलाता है क्या, रेक्यूजल। चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये अभी फिलहाल डिस्कशन का बिंदु है। तो ये सब डिस्कशन का बिंदु इसलिए है क्योंकि अभी हुआ क्या कि एक सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज हैं एमआर शाह, एक संजीव भट्ट नाम से एक आईपीएस हैं। एक कस्टडियल डेथ का मामला था 1990 में, इन पर एक आरोप लगाया गया था कि इनके कस्टडी में एक कैदी की डेथ हो जाती है, इन पर आरोप लगते हैं और ये अब कहते हैं कि भाई मुझे कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस प्रस्तुत करने हैं, कुछ एडिशनल सबूत है मेरे पास जिससे मैं निर्दोष साबित हो सकता हूं, तो मुझे वो सबमिट करने हैं। तो उसकी हियरिंग करते हैं एमआर शाह। अब संजीव जो भट्ट है, इनको लगता है कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पे डिसीजन लेगा या फिर हियरिंग करेगा इस केस की, तो हो सकता है कि मेरा मामला प्रभावित हो, मेरे पक्ष में निर्णय ना आए। तो यहाँ पे रेक्यूजल के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन एमआर शाह मना कर देते हैं, ये कहकर कि भाई मैं ही इसका डिसीजन दूंगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। तो ये इसीलिए चर्चा में बना हुआ है। तो एमआर शाह ने भी मना किया। पीछे भी ऐसा हुआ है 2019 के अंदर, रंजन गोगोई जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी एक असम का केस था, इनमेट्स का केस था, तो वहाँ पे उन्होंने ही मना कर दिया था कि मैं इस केस से पीछे नहीं हटूंगा। कई बार जजेस हैं वो खुद से पीछे हट जाते हैं, अपने विवेक के चलते पीछे हट जाते हैं। तो इसीलिए चर्चा में है, हाल फिलहाल का ये लेटेस्ट केस है। तो अब सबसे पहले कारण क्या होते हैं, क्यों मतलब ये रेक्यूजल होता है। तो सब हो सकता है कि जो केस एक आया हो आपके सामने, कि जज के सामने कोई केस आया और वो उस केस में जो लिटिगेंट है उसकी कोई कंपनी है और उस कंपनी में हो सकता है कि जज हो उसी के शेयर हो, उसी का मतलब उस कंपनी से हित जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हितों का टकराव होता है ना। इसी के चलते ये रेक्यूजल करना पड़ता है। तो हितों का टकराव किस कारण से होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हितों का टकराव क्यों होता है, क्यों जजेस को पीछे हटना पड़ता है ना, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हितों का टकराव हो सकता है कि किसी लिटिगेंट की कंपनी हो, किसी व्यक्ति ने केस दायर किया और उसकी कंपनी है और उस कंपनी में जज या जज के रिश्तेदारों का शेयर होल्डिंग है, मेजर शेयर होल्डिंग है। तो हो सकता है कि जज उस विषय में डिसीजन सही से ना दे पाए, निष्पक्ष होकर डिसीजन ना दे पाए, ये कारण हो सकता है। हो सकता है कि जो पार्टी यहाँ पे केस आया है उसका व्यक्तिगत कुछ रिलेशन रहा हो जज के साथ में, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी पहले का या व्यक्तिगत रिलेशन रहा हो उस पार्टी के साथ में, तो ये हितों के टकराव का कारण बन सकता है। साथ में हो सकता है कि कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हो, हाई कोर्ट में एक डिसीजन आया, हाई कोर्ट के डिसीजन से कोई पार्टी संतुष्ट नहीं हुई, फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और जज जो है, जो फिलहाल डिसीजन दे रहा है या हियरिंग कर रहा है, सुनवाई कर रहा है केस की, वो हो सकता है कि जिस समय हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उस समय हाई कोर्ट के अंदर बैठा हो।
ठीक है, उस समय वो उसी बेंच का सदस्य रहा हो जिसने डिसीजन दिया हो, तब हो सकता है हितों का टकराव हो जाए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भी एक कारण हो सकता है कि जज का कोई एक्स पार्टी कम्युनिकेशन चल रहा हो, एक तरफा लॉयर से या नॉन लॉयर से संचार चल रहा हो, संपर्क चल रहा हो, तो ये भी हितों के टकराव का कारण बनता है। हमने समझा रेक्यूजल क्या होता है। रेक्यूजल एक्चुअल में हितों का टकराव है, और हितों के टकराव के चलते जज उस केस से पीछे हट जाता है, उसे ही रेक्यूजल कहते हैं। रेक्यूजल के अंदर हितों का टकराव किस कारण से है, तो हो सकता है कि कोई लिटिगेंट जो है, जो परिवादी है, जो केस लेकर आया है, उसके कोई कंपनी हो और उस कंपनी में मेजर शेयर होल्डिंग उस जज या जज के रिश्तेदारों की हो, तब हितों का टकराव हो सकता है। हो सकता है कि जज का पहले से कोई संबंध रहा हो उस पार्टी से, ठीक है, उसके कारण हो सकता है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हो, सुप्रीम कोर्ट में अब हियरिंग चल रही हो, और जो व्यक्ति, जो जज फिलहाल हियरिंग कर रहा हो, वो उस समय जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया उस समय हाई कोर्ट में रहा हो सकता है कि लॉयर से या नॉन लॉयर से इनका एक तरफा बातचीत चल रही हो जज की, तो ये हितों के टकराव के कारण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, किन सिद्धांतों पर ये जुडिशियल रिक्यूजल होता है ना, क्यों मतलब जजेस को पीछे हटना होता है, क्या सिद्धांत है। तो एक सिद्धांत है नेमो जुडेक्स इन सुवा कौसा, ये एक सिद्धांत है। ये लैटिन भाषा में लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जज नहीं हो सकता खुद के केस में, ठीक है, इसीलिए रेक्यूजल का सिद्धांत है। रेक्यूज होना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए जज को, क्योंकि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें जज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो डिसीजन निष्पक्ष होकर कैसे देगा, वो तो कोशिश यही करेगा ना कि खुद के फेवर में या खुद के रिश्तेदारों, खुद के दोस्तों के फेवर में डिसीजन जाए। तो इसलिए कहा गया नेमो जुडेक्स इन सुवा कौसा, इसके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जज नहीं हो सकता खुद के केस में, है ना, कई चाहे डायरेक्ट रूप से रिलेटेड हो केस या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो खुद के केस में जजमेंट नहीं दे सकता। दूसरा यह बताया कि जस्टिस जो है, मतलब एक ऐसा सिद्धांत होता है कि जस्टिस केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए पब्लिक को, ठीक है, एक ये भी सिद्धांत है। और ये सिद्धांत यहाँ पे, इस सिद्धांत को 1924 में एक केस हुआ था, रेक्स वर्सेज ससेक्स जस्टिसेज। उस समय जो चीफ जस्टिस थे, लॉर्ड चीफ जस्टिस थे इंग्लैंड के, उन्होंने बताया था, उन्होंने एक चीज यहां पे निकाली थी कि जजमेंट मतलब आपने कोई भी जस्टिस किया, ठीक है, आपने कोई भी न्याय दिया, तो वो न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। ठीक है, आपने न्याय किया तो हो सकता है कि आपके अनुसार तो वो ठीक ही है, लेकिन आपके इरादे नेक थे, आपने निष्पक्ष होकर ये न्याय किया है, ये सामने भी रहना चाहिए। तो ये भी एक सिद्धांत है इसके पीछे। इसके पीछे एक सिद्धांत ये भी है कि एक थर्ड शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है, एक शपथ दिलाई जाती है न्यायाधीश को, जजेस को, उनको शपथ दिलाई जाती है कि जो भी वो निर्णय लेंगे वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी पक्षपात के, बगैर किसी अनुराग के, बगैर किसी द्वेष के निर्णय लेंगे। तो ये भी एक प्रिंसिपल है इसके रेक्यूजल का, कि जो थर्ड शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंपॉर्टेंट है ये, जो तीसरी अनुसूची है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आपको दे रखा है, एक ओथ के समय कहा जाता है, ये एक शपथ दिलाई जाती है कि आप जो भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करोगे, जो भी आप कर्तव्य निर्वहन करोगे, वो डर के बगैर, पक्षपात के बगैर, अनुराग के बगैर और द्वेष के बगैर करोगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल बन जाता है। और एक है जुडिशियल वैल्यू, जो है उसका रीस्टेटमेंट दिया। जो भी जुडिशियल लाइफ की वैल्यूज होती है, न्यायिक जीवन की जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनका एक रीस्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मतलब किसी केस को डिसाइड नहीं कर सकता, या फिर कहें कि कोई भी जज जो है ऐसे किसी भी केस को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, ऐसी किसी एंटिटी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता जहां उसका खुद का कोई धन लाभ हो, पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो कोई भी जज ऐसे किसी केस की सुनवाई ना करे, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी की सुनवाई ना करे जिसमें उसका भी कोई आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ हो। तो ये भी यहाँ पे है। तो ये कुछ 4 सिद्धांत हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक तो पहला सिद्धांत क्या था उसके अंदर, कि कोई भी जज खुद के केस में जज नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो
कहें कि इस केस के अनुसार कोई भी आपने जजमेंट किया है, वो आपने जस्टिस जो है केवल करना ही नहीं है, दिखाना भी है पब्लिक को। आपका जो इरादे हैं, आपके जो निष्पक्षता है वो दिखनी भी चाहिए। ये इसके अकॉर्डिंग है रेक्स वर्सेस ससेक्स जस्टिसेस के अकॉर्डिंग। एक शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जब शपथ दिलाई जाती है ड्यूटी परफॉर्म करने की कि आप ड्यूटी परफॉर्म करेंगे बगैर किसी के दबाव में आए, बगैर डर के, बगैर किसी के पक्षपात किए, बगैर किसी अनुराग या द्वेष के, ये है। और एक ये जो है रीस्टेटमेंट वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का, उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी जज को इनकार करता है ऐसे किसी केस को डिसाइड करने में कि जिसमें ऐसी कोई एंटिटी शामिल हो, ऐसी कोई निकाय शामिल हो जिसके अंदर जज का आर्थिक हित जुड़ा हुआ हो। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स इसके पीछे के काम करते हैं। तो हमने क्या जान लिया? हमने जान लिया रेक्यूजल ऑफ जजेस की, रेक्यूजल जो है उस प्रोसेस का मतलब क्या है। हमने जाना कि हाल फिलहाल हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। हमने जान लिया कि इसके सिद्धांत क्या हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ रेक्यूजल की, क्या तरीका है, ठीक है। पूछ सकते हैं आपसे तरीका क्या है। तो एक तरीका तो ये है कि जज खुद ही उठकर चला जाए, जज खुद ही कह दे कि साहब मैं इसका डिसीजन नहीं करूंगा, इसकी हियरिंग नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ जजमेंट करने बैठूंगा या हियरिंग के लिए बैठूंगा तो मैं यहाँ पे निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले 2 तरीके होते हैं। एक तरीका यहाँ बताया कि ये खुद का मतलब ऑटोमेटिक रेक्यूजल है, खुद से ही, जहाँ जज खुद ही अपने आप को विड्रॉ कर लेता है उस केस से, ठीक है। एक है कि जब कोई पार्टी यहाँ पे याचिका लगा दे और कहे कि भाई अगर ये व्यक्ति जजमेंट देगा तो यहां पे संभावना बनती है कि ये खुद का हित यहां पे साधेगा, हो सकता है पक्षपात करे, तो पार्टी यहां पे या तो खुद से ही कह दे कि भाई मैं यहां पे पक्षपात कर सकता हूं, या कोई पार्टी यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दे कि ये जजमेंट, जैसे कि संजीव भट्ट ने लगाई यहां पे MR शाह पर कि ये जज अगर जजमेंट देता है, हियरिंग करता है तो यहाँ पे पक्षपात हो सकता है। यहाँ ये खुद के इंटरेस्ट को देख सकता है जज, पर्सनल इंटरेस्ट जो है, उसके जो निजी हित है वो साध सकता है। तो ये एक तरीका हो सकता है, या तो पार्टी यहाँ पे खुद कह दे कि इस जज को हटाओ, या फिर जज खुद है वो कहे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये सब कुछ डिपेंड जज पर ही करता है। वो इनकार भी कर सकता है कि मैं इस केस से पीछे नहीं हटूंगा, और वो ये भी कह सकता है कि मैं इससे पीछे हटूंगा। ये जज पर ही डिपेंड है, कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखें, यही बात आपको नीचे लिखी गई है कि जो भी रेक्यूज करने का डिसीजन है वो पूरे तरीके से डिपेंड करता है किस पर, कॉन्साइंस एंड डिस्क्रेशन ऑफ जज, जज के विवेक पर, जज के आत्मज्ञान पर, है ना, उसके संज्ञान पर डिपेंड करता है कि कोई भी पार्टी उसे मजबूर नहीं कर सकती कि वो पीछे हट जाए केस से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 2019 के अंदर उस समय जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, इनको एक मामला था, एक असम डिटेंशन सेंटर्स के अंदर इनमेट्स जो थे, कैदी थे, उनकी याचिका थी, उसकी सुनवाई ये कर रहे थे। इनको कहा गया था कि वो अपने आप को पीछे हटा लें। ये उसका उदाहरण है कि कोई कंपेल नहीं कर सकता, कोई मजबूर नहीं कर सकता जज को किसी केस से पीछे हटने से। तो रंजन गोगोई से कहा गया कि साहब आप पीछे हट जाइए इस केस से, तो साहब इन्होंने मना कर दिया था, इन्होंने उस समय मना कर दिया था। इन्होंने कहा कि मैं ही इस केस की सुनवाई करूंगा, ठीक है। और ये क्यों कहा गया था इनको? क्योंकि यहाँ पे कुछ एडवर्स ओरल रिमार्क्स किए गए थे, कुछ विपरीत यहाँ पे मौखिक टिप्पणियां की गई थी, इसलिए इनको पीछे हटने से कहा गया था। लेकिन रंजन गोगोई ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। अब साहब मान लो कि ये किसी रिक्यूज कर लेता है जज, तो फिर वो किसके पास जाएगा केस? ये प्रश्न बन सकता है कि मान लो कोई जज ने अपने आप को किसी केस से पीछे हटा लिया, विड्रॉ कर लिया, तो फिर अब उस केस को कौन सुनेगा, कौन उसको देखेगा? तो ये जाएगा चीफ जस्टिस के पास, और चीफ जस्टिस क्या करेगा? उसके लिए फ्रेश बेंच अलॉट करेगा कि अब ये जजेस मिलकर इसको देखेंगे केस को। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई जज अपने आप को पीछे हटा लेता है, किसी केस से विड्रॉ कर लेता है, तो आगे की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस की बनती है कि वो ड्यूटी इस केस की सुनवाई की आगे किसको देता है, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं रेक्यूजल के? तो रूल्स वैसे तो देखें तो कुछ है ही नहीं भारत के अंदर। भारत के अंदर कोई भी रूल्स है नहीं रेक्यूजल के, कोई भी फॉर्मल रूल्स बना नहीं रखे हैं, ठीक है। हालांकि कुछ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा सा बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 1937 में स्थापित हुआ था, ठीक है। उस समय फेडरल कोर्ट के नाम से इसको जानते थे। फिर 26 जनवरी 1950 के बाद से इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। आर्टिकल 124 होता है संविधान का, उसके द्वारा इसको अथॉरिटी मिली हुई है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें, विशेष चीज़ें याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 1937 में स्टैब्लिश हुआ था।
और उस समय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते थे। 26 जनवरी 1950 के बाद से इसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। आर्टिकल 124 है वो यहाँ अथॉरिटी देता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस हैं यहाँ पे, उन डिसीजंस की चर्चा करें तो एक डिसीजन है रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। ये केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टेस्ट ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ बायस जो है, मतलब पक्षपात की संभावना हो सकती है, इसका टेस्ट कोई व्यक्ति चाहे कि भाई ये इस केस में पक्षपात हो सकता है, तो ये एक्चुअल में किसी पार्टी के मन का डर है वो व्यक्त करता है। बिल्कुल सही डर है ये कहता है कि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के मन में शक है कि इस केस का पक्षपात हो सकता है तो ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। दूसरा एक केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंदा पाठक 1998। इसमें जुडिशियल बायस को परिभाषित किया था कि न्यायिक पक्षपात क्या हो सकता है, उसको परिभाषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसने कहा था कि कोई जज पहले से ही प्री कंसीव्ड ओपिनियन है, पहले से ही कुछ आपने धारणा बना रखी है, पहले से ही आपने कुछ सोच रखा है, प्री डिटरमिन कर रखा है कि आप इस केस को डिसाइड करेंगे, किसी मुद्दे को डिसाइड करेंगे इसी तरीके से, तो फिर इस प्रकार का जो प्री डिस्पोजिशन है, इस प्रकार की जो आपकी पहले से एक धारणा है, वो किसी भी मतलब डज नॉट लीव द माइंड ओपन टू कन्विक्शन, तो फिर तो वो आपको एक प्रकार से मतलब एक अलग ही तरीके से इस केस को डील अप करोगे। जिसको कन्विक्ट नहीं करना है उसको कन्विक्ट कर दोगे, जिसको कन्विक्ट करना था उसको एक्विट कर दोगे। तो ये इस केस में डिफाइन किया गया था जुडिशियल बायस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक और केस यहां पे हुआ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, लेटेस्ट केस। इसमें कोर्ट जो है उसने ये पाया था कि जहां जज का कोई धन या आर्थिक कोई इंटरेस्ट होगा तो कोई भी फर्दर इंक्वायरी की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अगर किसी जज का आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ है किसी केस से तो आगे की फर्दर इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि एज टू वेदर देयर वाज अ रियल डेंजर रीजनेबल सस्पिशन ऑफ बायस। इंक्वायरी किसकी? कि आपको डर है कि वास्तव में आपको खतरा है कि हाँ ये बायस्ड होगा केस, या फिर आपको कोई शक है, संदेह है, आगे इंक्वायरी करो ही मत, पक्का ही यहाँ पे तो बायस होगा, ये बायस्ड तरीके से ही डिसीजन दिया जाएगा। तो ये कुछ जजमेंट आपको ध्यान रखने हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अब बात करें कि भाई इसकी क्या भारत के अंदर बताई दिया, भारत में कोई फॉर्मल रूल है नहीं, तो विदेशों में क्या व्यवस्था है? तो विदेशों में यूएस और यूके की अगर बात करें तो यूएस के अंदर टाइटल 28 जो है यूएस कोड का, इसके अंदर कुछ बता रखा है रेक्यूजल को देखकर, और रेक्यूजल को अच्छे तरीके से परिभाषित कर रखा है। इसके अंदर कुछ कारण बता रखे हैं, कुछ ग्राउंड्स बता रखे हैं। क्या? कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है जस्टिस का, कि किस तरीके से किसी जज को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि वो इस केस की सुनवाई ना कर पाए, ठीक है। मतलब जस्टिस का डिस्क्वालिफिकेशन, जज का डिस्क्वालिफिकेशन, या मजिस्ट्रेट जज है उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं उसके, वो इसके अंदर मिलेगा आपको। तो यूएस के अंदर ऐसी व्यवस्था है, पूरे तरीके से वेल डिफाइन कर रखा है। भारत में बिल्कुल भी इसके फॉर्मल रूल्स नहीं बनाए गए हैं। यूके की बात करें तो यूके में जैसे जैसे जुडिशियल यहाँ प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं, जो जो न्यायिक यहाँ पे डिसीजंस दे रहा है कोर्ट, वैसे वैसे इसके अंदर एडवांसमेंट देखने को आया है। तो यहाँ पर भी कुछ हद तक यहाँ पे इस बारे में कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। भारत के अंदर अभी फॉर्मल रूल्स है नहीं। चैलेंजेस क्या हैं? तो चैलेंजेस यहाँ पे ये हो सकते हैं, सबसे पहली बात कि ये आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी, न्याय व्यवस्था जो है, न्यायिक जो क्षेत्र है वो एकदम स्वतंत्र है। यहाँ पे आप अंगुली नहीं उठा सकते, जो डिसीजन है उसको आपको मानना है, वो स्वतंत्र है, किसी का बाध्यता नहीं है उस पर। तो इसको ये कमज़ोर करता है। ये जो होता है रेक्यूजल, किसी पार्टी ने कह दिया कि इस जज से डिसीजन नहीं करवाना, ये पक्षपात कर सकता है, तो ये रेक्यूजल वाली जो कहानी है, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को क्या कर सकता है? अंडरमाइन कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है। होता क्या है, कैसे कमज़ोर कर सकता है? क्योंकि रेक्यूजल से जो लिटिगेंट्स होते हैं, जो भी केस लेकर आते हैं कोर्ट में, तो उनको एक यहाँ पे व्यवस्था मिलती है कि वो चाहें उस बेंच को चुन सकते हैं, है ना। वो कहेंगे कि इसी बेंच से सुनवाई कराओ कि ये मुझे निष्पक्ष नज़र आ रही है, ये जजेस जो है निष्पक्ष हैं, इससे मेरा केस जो है निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगा, तो मुझे इस तरीके से चाहिए। तो ये तो साहब जुडिशियल जो फेयरनेस है, जो न्यायिक एक फेयरनेस है, उसको आप इंपेयर कर रहे हो, उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। दूसरा, जो पर्पस ऑफ रिक्यूजल है इन केसेस में, वो अंडरमाइन करता है दोनों चीज़ों को, इंडिपेंडेंस को भी और इम्पार्शियलिटी की। जो भी रेक्यूजल का उद्देश्य रहता है, जिस उद्देश्य से आपने रेक्यूजल किया है या करवाया है, वो इंडिपेंडेंस को भी प्रभावित करता है, कमज़ोर करता है, और निष्पक्षता जो जजेस की होती है उसको भी करता है।
इसके बाद में यहाँ पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का चैलेंज आता है कि जब कोई सिचुएशन एक है, अलग अलग जज उसकी सुनवाई करें मान लो, तो उसकी स्थितियां भी अलग अलग निकल कर आएंगी, तो ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ठीक है, रेक्यूजल से ये भी संभव है कि किसी जज ने किस तरीके से इसको समझते हुए आगे बढ़ा था, बीच में उसने केस को छोड़ दिया, नया जज आ गया, तो हो सकता है वो डिसीजन बिल्कुल उल्टा हो जाए। यहाँ पे ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि जो रेक्यूजल वाला प्रोसेस है, फिर उसके बाद में बेंच को नियुक्त करना है, तो ये जो तरीका है ना, इसमें टाइम लग सकता है कि किसी जज ने सुनवाई करी 5 महीने तक, अचानक से उसको आभास हुआ कि मैं इसके अंदर दोषी हो सकता हूँ या फिर बायस्ड कहला सकता हूँ, तो उसने अपने आप को दूर कर लिया, तो फिर ये जाएगा चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस एक नई बेंच अलॉट करेगा और इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस रहते हैं रेक्यूजल के। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस कुछ इसके अंदर ये बताए कि रेक्यूजल्स जो है ना, वो एक ऐसे हथियार के रूप में यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कुछ नैतिक आधार पर ही सॉल्यूशन है, वैसे तो कुछ व्यवस्था है नहीं, फॉर्मल रूल्स फिलहाल नहीं है। तो एक तो निश्चित रूप से आप इतना पढ़ के आए हो तो एक तो समझ ही गए होंगे कि रूल बनने चाहिए, इसके अंदर फॉर्मल रूल्स बनेंगे। तीसरे पॉइंट पे दे रखा है आपको कि एक रूल तो हो ना, जिससे रेक्यूजल का प्रोसीजर है वो डिसाइड हो जाए कि हाँ इस आधार पर करना है। ठीक है, दूसरा, आपने इतना सब कुछ पढ़ा तो उसके अंदर ये भी समझ लिया होगा कि ठीक है, आपके पास केस आ गया, हो सकता है जाने अनजाने में कोई आप संबंधित भी हो उस केस से, आपकी कोई जानकारी हो उस केस में किसी भी तरीके से, लेकिन फिर भी आप तटस्थ रहोगे, आप किसी दबाव में झुकोगे नहीं। वो जो शेड्यूल 3 था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ध्यान में रखोगे, वो शपथ जो थी उसको ध्यान में रखोगे, आप एकदम सत्यनिष्ठ होकर काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे। तो ये सब चीज़ें आपको इसी से निकालनी है। ठीक है, और एक यहाँ पे बताया कि आप इसका एक हथियार के रूप में यूज मत करो कि आप जस्टिस को एक प्रकार से अपने हिसाब से ढालोगे। आप चाहो उस बेंच को पिक कर रहे हो, है ना, आप कह रहे हो कि मुझे इस जज से सुनवाई नहीं करवानी है, मुझे तो वो जज चाहिए, तो ये आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से आप इसको एक हथियार के रूप में यूज मत करो रेक्यूजल को। ठीक है, और आप इससे क्या करते हो, आप बेंचेस को पिक करने का साधन आपने बना लिया है, एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया है कि आप जुडिशियल वर्क से बचना चाहते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन ये केवल आपके बौद्धिक आधार पर, मॉरलिटी के आधार पर हवा में है फिलहाल, कागज़ों में फिलहाल, पेपर में कुछ भी लिखा हुआ, लिखित में कुछ भी अभी है नहीं। तो ये था दोस्तों रेक्यूजल ऑफ जजेस से संबंधित एक आर्टिकल। उम्मीद है हर एक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका PDF उपलब्ध करवा दूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहां से इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही इसके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट सेशन में किसी और वीक का जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।